हेलो गाइस, मैं मनोज मिश्रा कंपटीशन पॉइंट पे आप सबका स्वागत करता हूँ। सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज़ के क्रम में अगर कुछ इतिहास के प्रश्न उनके साथ परिचर्चा की जाए तो हम लोगों को इतिहास के बारे में एक बोध प्राप्त होगा, जो कि हमें आगामी परीक्षाओं में बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर रखने में मदद करेंगे। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हमने ये प्रयास किया है कि प्रश्नों के साथ हम लोग एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न की प्रैक्टिस भी करें और साथ में उससे संबंधित अप्रत्यक्ष या संलग्न ज्ञान को भी अर्जित करें। तो इस क्रम में हम लोग देखते हैं क्रम से। सबसे पहले हम लोग अगर बात करते हैं तो पहला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां पर हुई? तो जैसा कि उत्तर में विकल्प ए सही है, अमेरिका में 1913 में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल जी द्वारा सैन फ्रांसिस्को शहर में किया गया था। इसके अंतरतम में दो क्वेश्चन और रहते हैं। लाला हरदयाल जी इसके संस्थापक रहे और यह अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में स्थापित हुआ था। निम्नलिखित गुहा चित्रों में सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? तो निम्नलिखित गुहा चित्रों में इसका ऑप्शन ए सही है, भीमबेटका में सबसे पुराने गुहा चित्र है भीमबेटका। यह भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी के पास स्थित गुफाएं अवस्थित है। भारत में लोदी वंश का आखिरी शासक कौन था? जैसा कि हम सब जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों के क्रमिक रूप से गुलाम वंश के बाद बलबन वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश के क्रम में आए। उन वंशों में लोदी वंश जो अंतिम सल्तनत कालीन वंश था, उसमें उसका अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, जिससे बाबर का युद्ध पानीपत प्रथम के नाम से हुआ और जिसमें इनकी इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। अगला चौथा क्वेश्चन है, सही जोड़ियां बनाइए। इसमें नागरिक आज्ञा उल्लंघन आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 1932 में शुरू किया गया था, सन्या अवज्ञा नाम से जाना जाता है। भारतीय गृह शासन आंदोलन, जिसे हम होम रूल आंदोलन कहते हैं, ये बीजी तिलक द्वारा शुरू किया गया था और एनी बेसेंट के साथ मिलकर उन्होंने ये शुरू किया था। परमित नेता के रूप में जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले को जाना जाता है तथा ब्रह्म समाज की स्थापना के रूप में राजा राम मोहन राय का नाम आता है। तो इसमें मिलान करने पे विकल्प ए सही होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सही मिलाया गया है? तो इसमें चारों विकल्प सही मिलान के साथ है। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, बुद्ध का ज्ञानोदय बोध गया में हुआ था, बुद्ध की पहली सीख सारनाथ में दी गई थी, पहली शिक्षा इन्होंने दी थी, बुद्ध का निधन कुशीनगर में हुआ था। जिसमें ऑप्शन ए सही है मित्रों, सी गलत क्वेश्चन पे लग गया टिक, लेकिन इसमें ऑप्शन ए सही है। चारों आपस में एकदम सही है। अगला प्रश्न है छठा, भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो सबसे पहले उन्होंने अपनी फैक्ट्री सूरत शहर में स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि वे व्यापक स्तर पर आशंकित सामुदायिक दंगों से बचना चाहते थे। स्वाभाविक सी बात थी, उस समय दंगे नोआखाली से लेकर पश्चिमी बलूचिस्तान तक जारी थे और उस क्रम में बहुत ही परेशानी हो रही थी और लोगों का अपना अस्तित्व बचाने में परेशानी थी। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1947 में देश को विभाजन की शर्त को माना। जैसे इसके लिए उनका कथन एक माना जाना है कि हमने सर कटा लेना बेहतर, सर कटाने से अच्छा हमने बंटवारा अच्छा समझा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जैन तीर्थंकर महावीर की मृत्यु हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन है मित्रों, पावापुरी। जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कहे जाते हैं, इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मां निम्नलिखित में से कौन है? तो इसमें सही ऑप्शन ए है मित्रों, मुमताज महल औरंगजेब की रियल मदर थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसे राज्य हड़प नीति इसने आरंभ की थी। यह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा आरंभ किया गया था, जो 1848 से 1900
और 1838 से 1853 तक, सॉरी 1856 तक जो भारत का गवर्नर जनरल था, और उसके क्रम में यह उसने नीति अपनाई थी कि हम उन राज्यों को हड़प लेंगे जो कुशासन पे चलेंगे, जो जिनके यहाँ उसके वंशज नहीं होंगे। इन कई शर्तों पे उसने अपना राज्य हड़पने की नीति को लागू किया था। अगला प्रश्न है, हिंदू विधि को किसने सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया था? हिंदू विधि विधान को, जिसे मनुस्मृति के नाम से मनु महोदय ने एक विधि विधान के रूप में संहिताबद्ध किया है। निर्गुण भक्तिधारा का संत कवि किसे माना जाता है? तो आप सब हम जानते हैं कि सगुण भक्तिधारा और निर्गुण भक्तिधारा दो रूपों में आगे बढ़ी। तो कबीर, चन्ना और तमाम संत हैं जो निर्गुण भक्तिधारा से अपने आप को जोड़ के रखते थे। ये सगुणोपासना या सगुण भक्तिधारा में, जिसमें एक आराध्य को माना जाता है और उनकी एक चित्रमयी परंपरा से उनकी पूजा होती है, यहाँ निर्गुण ब्रह्म के उपासक के रूप में माने जाने वाले में कबीर इसमें ऑप्शन बी के रूप में सही है। तो अगला प्रश्न है, बी.के. दत्त, बटुकेश्वर दत्त व भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम क्यों फेंका था? इसका सीधा जवाब है ऑप्शन सी, साम्राज्यवाद का विरोध करना था। इन लोगों ने वहाँ असेंबली में खाली जगह पे बम फोड़ा था और ये कहे थे कि हम देशवासियों को जगाने के लिए और बहरों के कानों में अपनी आवाज बुलंद करने के लिए ये बम फेंके हैं। बम फेंकने के बाद इन्होंने किसी को भागे नहीं और इन्होंने साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए और अपनी गिरफ्तारी इन्होंने खुद देकर अपना विचार पूरे भारत में फैलाने का काम किया था इस बम विस्फोट से। अगला प्रश्न है मित्रों, लगभग 185 ईसा पूर्व पुष्यमित्र शुंग द्वारा स्थापित किया गया भारतीय शासक वंश कौन सा है जिसने मौर्य वंश का स्थान लिया था? तो हम लोग जानते हैं कि पुष्यमित्र शुंग, जो कि अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ का सेनापति था, और उसने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश स्थापित किया था और उसने शुंग वंश का प्रथम शासक बना था। आगे हम इस क्रम में चलते हैं। तो मुगलों की आम भाषा किसमें अपनाई जाती थी? तो मुगलों की आम भाषा फारसी थी। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसमें सही ऑप्शन है लॉर्ड क्लीमेंट एटली। यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि भारत की स्वतंत्रता के समय, भारत की स्वतंत्रता 1947 में हुई थी और यहाँ उस समय अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो हम अपने याद रखने के क्रम में ये बात याद रख सकते हैं कि लॉर्ड क्लीमेंट एटली और लॉर्ड माउंटबेटन साथ साथ थे, अर्थात भारतीय स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली थे और यहाँ लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल। अब भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में विंस्टन चर्चिल थे। तो विंस्टन चर्चिल कब थे प्रधानमंत्री इंग्लैंड के? जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। अगला प्रश्न है, अलेक्जेंडर ने भारतवर्ष पर आक्रमण कब किया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी मित्रों, 326 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर, जिसे हम लोग सिकंदर के नाम से जानते हैं, और उस समय नंद वंश का शासन था हमारे देश पे, और नंद वंश के समय अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था। इसको पश्चिमोत्तर में सबसे पहले सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उस समय पोरस का राजवंश था। इनका भरपूर विरोध किया और लड़ाई लड़ी, और वहीं से सिकंदर हतभ्रम होकर वापस भी हो चला था। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गई थी? तो इसमें सही ऑप्शन है मित्रों ऑप्शन बी, बालाजी विश्वनाथ के समय में। हम लोग जानते हैं कि बालाजी विश्वनाथ बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे, जो कि अपने समय में वो बहुत अच्छे से
उस समय के जो साहू जी थे उनका वो भरपूर साथ दिए थे, और इनके पुत्र जो कि बाजीराव बल्लाळ के नाम से जाने जाते थे, उनकी पराक्रम और किसी भी युद्ध को न हारने की इस व्यवस्था के आधार पर उन्होंने बहुत अच्छे से मराठा सत्ता को सर्वोच्च शिखर पर उस समय पहुंचाया था। आगे तो हम लोग देखते हैं कि असहयोग आंदोलन, हाँ, पुरातात्विक निम्नलिखित में से किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत में नहीं हुई थी? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की मृत्यु स्कॉटलैंड में हुई थी, यहाँ भारत देश में नहीं हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से असंगत को निकालिए, तो कालीबंगन, लोथल, सुरकोटडा, ये तीनों भारतीय क्षेत्र में हैं व्याप्त। मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है, तो ये असंगत के रूप में दिखाई देता है। अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मशीनरी द्वारा मान्यता प्राप्त मिलिट्री विभाग का प्रधान कौन होता था? तो उस समय मिलिट्री विभाग का प्रधान मीर बख्शी हुआ करता था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से कौन अध्यक्ष नहीं हुए थे? तो इसमें से सभी लोग अध्यक्ष थे, बस केवल सी ऑप्शन में भगत सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं थे। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक क्रम के आधार पर निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा संस्कृति के अवसान के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाता? तो बाढ़ को पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर उत्तरदायी नहीं माना जाता। इसमें ऑप्शन ए सही है। तो सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात उसका जो दास और गुलाम था इल्तुतमिश, वह भारत का सुल्तान बना, और जो 1236 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद उसकी पुत्री रजिया बेगम, और उसके बाद उसके दो और क्रम के बाद नासिरुद्दीन महमूद शासक बना, जिसके संरक्षक के रूप में बलबन आगे आया था। बाद में वो बलबन 1265 में वो बलबन वंश की स्थापना की थी और स्वयं वह सुल्तान घोषित किया था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था चौरी चौरा घटना के बाद। जैसा कि जानते हैं, चौरी चौरा घटना 12 फरवरी 1922 को घटी, 5 फरवरी 1922 को घटी थी, और इसी घटना जो गांधी जी ने अहिंसात्मक आंदोलन को हिंसा में बदलते ही 12 फरवरी 1922 को उन्होंने अपने उस बहुत ही उच्च स्तर पर पहुंचे हुए असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया था, जिसका विरोध कई लोगों ने किया था, जिसमें चित्तरंजन दास, मोतीलाल जी, ये लोग बहुत ही रुष्ट हुए थे। ये लोग अलग से स्वराज पार्टी की स्थापना कर लिए थे, सिर्फ इसलिए कि वो इस उच्च स्तर पर पहुंचे हुए आंदोलन को क्यों वापस ले लिए। अगला प्रश्न है, 326 ईसा पूर्व और उत्तर पश्चिम भारत में पूर्व और उत्तर पर सिकंदर का आक्रमण निम्नलिखित में किसके काल में हुआ था? की चर्चा हो चुकी है। नंद वंश के काल में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। आईने अकबरी 27वां प्रश्न है, किस प्रकार की सूचनाएं हैं? आईने अकबर में अकबर के शासन प्रणाली पर प्रकाश डाला गया है, जिसकी रचना अबुल फजल ने की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्रम के बाद में कौन एक योगी और दार्शनिक बन गया था? स्वतंत्रता आंदोलन के बाद में यहाँ अरविंद घोष, जो पहले वो एक क्रांतिकारी नेता के रूप में जाने जाते थे, जिसे उग्रपंथी नेता, कुछ नरमपंथी थे, कुछ उग्र गर्मपंथी दल के नेता थे। तो गर्मपंथी दल के नेताओं में लाल बाल पाल के अलावा अरविंद घोष का भी नाम आता है, और ये बाद में पांडिचेरी में पांडिचेरी आश्रम बनाते हैं, और वहाँ ये अपना दर्शन विचारों के रूप में, संत के रूप में अपना दर्शन देते हैं, जिसे हम लोग इंटीग्रल फिलॉसफी के रूप में, सर्वांग दर्शन के रूप में इनके विचारों को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले व्यापारिक संघ की स्थापना किस काल में हुई थी? तो महाजनपद काल में हुई थी व्यापारिक संघ की स्थापना, जिसमें सब 16 महाजनपद बने। तो इन महाजनपदों में आपस में व्यापार होते थे, और उस व्यापार होने के क्रम में एक नियम बनाया गया, जो कि
व्यापारिक संघ के क्रम में आगे बढ़ा। किस अंग्रेज को जहांगीर के द्वारा खान की उपाधि दी गई थी? तो कैप्टन हाकिंस को खान की उपाधि दी गई थी जहांगीर के द्वारा 1615 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। संगम साहित्य के काल से संबंधित पुरातात्विक सामग्री यहाँ से खोद कर निकाली गई थी। अरिका मोड़ से संगम काल से पुरातात्विक सामग्री को खोद कर निकाला गया था। अगला प्रश्न है, अगर अकबर को एक सच्चा महान प्रशासक के रूप में सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन अति मुख्य है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है मित्रों। उसने भारत को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ने की कोशिश की थी, इसलिए उसको एक महान प्रशासक के रूप में सिद्ध करने की बात की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल को बंगाल का शेर कहा जाता है? तो लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल का शेर कहा जाता है, जो कि 1798 से 1805 तक भारत का गवर्नर जनरल था। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, और चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जो शासक जाना जाता है, ये सबसे उच्च स्तर पर गुप्त साम्राज्य को पहुंचाए थे, जिसके अंतर्गत में समुद्रगुप्त का पूरा सहयोग दिया था। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है? तो इसका 36वें प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी मित्रों, औरंगाबाद में बीबी का मकबरा स्थित है, जिसे औरंगजेब ने निर्मित करवाया था। 37वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को कब असीमित काल तक निलंबित किया गया था? 1912 में जब चौरी चौरा कांड हुआ, तो उसके बाद उसको असीमित काल तक उसको निलंबित कर दिया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपतिनाथ और माता देवी की पूजा करते थे, तो इस सही ऑप्शन डी है मित्रों। भारत में तुगलक वंश की नींव किसने रखी थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है, जो कि 1330 ईस्वी में शुरू हुई। जलियांवाला बाग त्रासदी का बदला लेने के लिए जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? तो जनरल डायर को ऊधम सिंह ने ब्रिटेन में एक सेशन कोर्ट में जज हुआ करता था उस समय जनरल डायर, और शहीद ऊधम सिंह जी एक बुक में रिवॉल्वर लेके गए थे, और वहां उन्होंने सीधे तौर पर जनरल डायर को गोली मारी थी भरी अदालत में। यह सबसे बड़ा बदला कहा जाता है। 41वां प्रश्न है कि मिलान का प्रश्न है, इसमें कार्ले गुफा मंदिर हीनयान धर्म से संबंधित बातों को स्पष्ट करती है। खंडगिरी के पत्थर काटकर बनाया गया भवन जो है वह जैन धर्म से संबंधित है। बाघ गुफाएं ये महायान धर्म से संबंधित है। बादामी गुफा मंदिर ये शैव धर्म से संबंधित है, तो इसमें ऑप्शन ए सही है मित्रों। अगला प्रश्न है, 42वां, दिल्ली के पुराने किले के अंदर किसने किला-ए कोहना नामक मस्जिद का निर्माण किया था? तो इसमें शेर शाह सूरी ने किला-ए कोहना नामक मस्जिद का स्थापना दिल्ली के पुराने किले में किया था। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लखनऊ समझौता 1916 को मानी जाती है? तो इसमें सुलह-ए-कुल की स्थिति मानी जाती है। यहाँ लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, जो कि जिसकी अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार जी ने किया था, और इसमें नरम दल और गरम दल एक मंच पे आए थे, और मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस में एक तरह से समझौता की स्थिति बनी थी। इसमें सबसे अहम भूमिका बाल गंगाधर तिलक ने निभाई थी। तो अगला प्रश्न है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहा जाता है? तो प्रथम प्रवचन इनका धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, जिसे इन्होंने सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को उपदेश देकर शुरू किया था। राजपूत राज्य में मेवाड़ की राजधानी किसे माना जाता था? चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी माना जाता था मित्रों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता नरमपंथी नहीं था? तो हम लोग जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक और लाल बाल पाल के नाम से लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, ये 3 लोग ग्रामपंथी नेता के रूप में माने जाते थे, उग्रपंथी नेता के रूप में माने जाते थे। बाकी इसमें गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, ये तीनों लोग नरमपंथी नेता के रूप में। और गर्मपंथी नेताओं में लाल बाल पाल के अलावा अरविंद घोष का भी नाम आता है।
सिंधु घाटी सभ्यता, अगला प्रश्न है 47वां, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा क्या था। तो लोगों का मुख्य धंधा कृषि था मित्रों। अगला प्रश्न है सूफी आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में किस धर्म से है। तो सूफी आंदोलन का संबंध इस्लाम धर्म से मित्रों। अगला प्रश्न है नेहरू रिपोर्ट जिसने साइमन आयोग को जवाबी प्रस्ताव दिया किसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामने प्रस्तुत की गई। तो नेहरू रिपोर्ट जो कि मोतीलाल नेहरू का एक प्रस्ताव तैयार हुआ था जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामने प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न है 50वां, सारनाथ के अभिलेख में कौन संबंधित है। तो सारनाथ के अभिलेख से अशोक का नाम जुड़ा हुआ है मित्रों। अगला प्रश्न है इतिहास में जहीरुद्दीन मोहम्मद किस नाम से बेहतर रूप से जाना जाता था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन कब आरंभ हुआ था। तो 1917 में मित्रों चंपारण सत्याग्रह के रूप में गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो पाल वंश का संस्थापक ऑप्शन बी गोपाल है था। अगला 54वां प्रश्न है 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो सेना का सर्वोच्च अधिकारी खान होता था। इसमें क्रम निर्धारित था, उसे हम लोग कहते हैं शशि अमक के नाम से। जैसे सरीखेल और सिपहसालार, अमीर मलिक और खान, ये क्रम से इनका क्रम था। और सबसे ऊपर सुल्तान हुआ करता था। तो सुल्तान के बाद खान ही सेना का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। इसे हम लोग याद करने के लिए सल्तनत काल के इस क्रम को याद करने के लिए सेना की सर्वोच्चता को शशि अमक के नाम जाने जाते हैं। जैसे सरीखेल, सिपहसालार, अमीर मलिक और खान, शशि अमक के नाम से। अगला प्रश्न है 15 अगस्त 1947 तक भारतीय संघ में शामिल नहीं होने वाले 3 राज्यों के शासकों का धर्म बहुसंख्यक प्रजा के धर्म से भिन्न था। इस हरसंदर्भ नीति में कौन सा बेमेल है। तो इसमें भोपाल बेमेल है मित्रों। इसमें बाकी तीनों जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, इन तीनों जगह पे बेमेल स्थिति थी। कहीं मुस्लिम जनसंख्या थी तो वहाँ हिंदू शासक था, जैसे हरि सिंह कश्मीर में थे, कश्मीर के राजा थे, तो उसमें सबसे अधिक जनसंख्या मुस्लिम की थी, वहाँ विरोध शुरू हुआ था। जूनागढ़ में यही स्थिति थी कि वहाँ मुस्लिम शासक था, हिंदू बहुल जनसंख्या थी। ऐसे ही हैदराबाद की स्थिति थी। तो अगला प्रश्न है आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। 57वां प्रश्न है मूरिश यात्री इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था। इसमें सही ऑप्शन है मित्रों डी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता भारत आया था। अगला प्रश्न है कलकत्ता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब हुई थी। तो पहली टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत 1854 में हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी। सिंधु घाटी सभ्यता उपरयुक्त सभी इसमें ऑप्शन सही है। सुनियोजित नगर था, कुशल नागरिक संगठन था, कला और वास्तुकला का विकास भी हुआ था। अगला प्रश्न अंतिम प्रश्न के रूप में हम जानते हैं इसमें हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था मित्रों। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, जो कि एक बहुत ही भयावह और लंबा चलने वाला युद्ध हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप हारे, उनकी सेना जरूर हारी थी, खत्म हो गई थी, बट वो नहीं हारे थे और वो बाद में भी छापामार युद्ध के तहत लड़ते रहे और अपने कई किले जीते थे। इसलिए हल्दी घाटी युद्ध का एक कोई व्यापक निष्कर्ष नहीं निकल आया था कि राणा प्रताप हारेंगे। इस प्रकार इन 60 प्रश्नों के द्वारा मित्रों हम लोग समझ पाए कि कैसे इतिहास का एक क्रम अपने मन मस्तिष्क में बैठा पाए हैं। और हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जिससे ज्ञान को की इस गति को आगे गति मिले। थैंक यू।